आज की वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे और उसके दो प्रकारों के बारे में, जो हैं कंस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल को हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं। बहुपद, ठीक है। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहला है कंस्टेंट पॉलिनोमियल और दूसरा है जीरो पॉलिनोमियल। तो इन दो प्रकार के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को इस अचर या स्थिर बहुपद कहते हैं और जीरो पॉलिनोमियल को शून्य बहुपद कहते हैं। इसमें बहुपद जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग समझें कि पॉलिनोमियल कहते किसे, बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद के निर्माण के लिए, बहुपद का जब हम निर्माण करेंगे, बहुपद को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है वेरिएबल, एक क्या होता है वेरिएबल, जिसको हम लोग चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। और दूसरा होता है कंस्टेंट, जिसको हम लोग हिंदी में अचर कहते हैं। समझ गए? वेरिएबल और कंस्टेंट, इन दो चीजों से मिलकर एक बहुपद का निर्माण होता है। अब कहिए कि वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं और कंस्टेंट किसको कहते हैं। कंस्टेंट का मतलब होता है अचर और इसका मतलब होता है चर। चर का मतलब अगर हम बताएं तो बदलने वाला। क्या होगा? बदलने वाला, जो बदलता रहता है। और अचर का मतलब होता है स्थिर, और स्थिर का मतलब होता है जो कभी ना बदले। यानी वेरिएबल को अगर हम लोग आम भाषा में कहें तो वेरिएबल उसको कहते हैं जो बदलता रहता हो, और कंस्टेंट उसको कहते हैं जो हमेशा स्थिर रहता हो, उसका मान कभी नहीं बदलता है। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए वेरिएबल का एग्जाम्पल है, जैसे x है, y है, z है, a है, b है, यानी अंग्रेजी के जितने भी लेटर हैं वो सभी वेरिएबल हैं। वेरिएबल हैं, इसका मतलब x का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। x का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। यानी x के जगह ये भी कह सकते हैं कि x के जगह पर हम y का भी उपयोग कर सकते हैं। y के जगह पर अगर हमको इच्छा नहीं है तो z का उपयोग कर सकते हैं। और मतलब कोई भी हम लेटर अंग्रेजी का ले सकते हैं, उससे मान में कोई परिवर्तन या कोई फर्क नहीं आएगा। कंस्टेंट किसको कहते हैं? तो कंस्टेंट कहा जाता है जितने भी गणितीय अंक होते हैं, गणित में जितने अंक का प्रयोग करते हैं वे क्या होते हैं? कंस्टेंट होते हैं। कंस्टेंट का मतलब अगर लें तो 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह बढ़ते जाइए, ये कंस्टेंट है। अब इन दोनों को मिला दीजिए, यानी कि दोनों को अगर गुणा कर देते हैं, जैसे हमने इसमें 4 ले लिया और इसमें x ले लिया, तो ये बन गया 4x, गुणा कर दिए, ठीक है, 4x बन गया। इसी तरह अगर हमने 4x के जगह पर हमको मर्जी किया कि भाई x नहीं लेंगे, हम y लेते हैं, तो ये 4y ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये x की वैल्यू 4 ही है, यानी x को 4 बार जोड़ा गया है,
4x का मतलब क्या है कि x 4 बार है, 4y का मतलब कि इसका वैल्यू 4 बार है। तो ये वेरिएबल है, x और y क्या है, वेरिएबल है, ये बदलते रहेगा, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ये 4 जो है अगर इसको हम बदल देंगे तो मान बदल जाएगा, ये 4 है बदल देंगे तो बदल जाएगा। अगर इसको हम 2x लिख दें तो इसका मान और इसका मान अलग अलग हो गया, इसका मान 2x है यानी कि x 2 बार है और इसे बता रहे हैं कि x 4 बार है। तो इस तरह 2 और 4 को बदलने से मान में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर मान नहीं बदलना चाहते हैं यानी स्थिर रखना चाहते हैं तो 4 हमेशा 4 ही रहेगा, इसलिए इसको कांस्टेंट कहा जाता है, स्थिर, अचर। और ये x, y, z जितने भी अंग्रेजी के अल्फाबेट हैं वे सभी वेरिएबल कहलाते हैं। ये समझ गए। अब ये तो एक पदी हो गया, एक ही पद बना। अगर इस 4x में अगर हम कोई अंक जोड़ देते हैं, जैसे 4x + 3 कर दिए, तो ये 2 पद हो गए। इसमें एक पद हो गया 4x और एक पद हो गया 3। इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, टर्म। इसको क्या कहते हैं, टर्म। और हिंदी में क्या कहते हैं, पद। चलिए थोड़ा अब हम इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए, अगर हमने 4x + 3 लिख दिया तो इसमें 2 पद हो गए, तो ये द्विपदी हो गया। इसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इस पर एक अलग वीडियो में ले आऊंगा। अभी तो मेरा टारगेट है जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल को ही बताना है। इसको थोड़ा समझा देता हूं, अगर जिसको जानकारी नहीं हो तो थोड़ा समझ लेगा आदमी, तो आगे समझने में आसानी होगी। अब जब हम इस पद को, एक पद को और ये दूसरे पद को अगर हम प्लस से या माइनस से जोड़ देते हैं, प्लस कर दें या माइनस कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, वह बीजीय व्यंजक बन जाता है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक बन जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक, जिसको अंग्रेजी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जब हम पदों को प्लस या माइनस से जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो वह बीजीय व्यंजक बन जाता है। अब रह गई बात कि अगर हम 4x का पावर 2 + 3x + 3 कर दें तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है और ये एक बहुपद है, ठीक है। इसका घात 2 है, इसका घात 1 है और इसका घात कितना है, 3 का घात कितना है। देखिए अब आती है बात डिग्री की। डिग्री, हर पद का एक अलग अलग घात होता है। इसका घात 2 है, इसका घात 1 है और इसका घात कितना है, 3 का घात कितना है बताइए। इसमें भी x है, पहले ही आपको बता दिया कि एक बहुपद के निर्माण के लिए, एक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक चर और एक अचर की जरूरत होती है। 3 भी एक बहुपद है, -5 भी एक बहुपद है, -3/2 भी एक बहुपद है। तो इसमें आप कहेंगे कि चर राशि कहाँ है, तो देखिए कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें चर छिपा रहता है और कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें चर दिखता है। इसमें चर जो है दिखता नहीं है। कारण ये है, क्यों नहीं दिखता है मैं बताता हूं। इसका घात कितना है, तो इसका घात है 0। x का पावर क्या है, 0 है। और आप जानते हैं कि किसी भी आधार पर अगर हम 0 दे देते हैं घात, किसी भी आधार पर अगर घात हम 0 दे देते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1। ये जानते हैं आप। तो x का पावर 0 अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसलिए इसमें x पावर 0 छिपा रहता है और इसको सिर्फ 3 लिखा जाता है। समझ गए। तो इतना ध्यान रखिएगा कि इसका घात जो है 0 है।
इसका घात 1 है, इसका घात 2 है। तो ये पदों का घात है। इस पद का घात 2, इस पद का घात 1, इस पद का घात 0 है। और पूछा जाए कि इस पूरे बहुपद का घात यानी पूरे पॉलिनोमियल का घात इस बीजीय व्यंजक का घात कितना है, तो सबसे बड़े घात को हम बताते हैं। तो इसका सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात 2 होगा। तो ये डिग्री समझ गए आप। इसको क्या कहते हैं? डिग्री। तो पद का डिग्री अलग होता है और बहुपद का घात अलग होता है। इतना समझ गए। अब चलिए इसको ध्यान से समझते रहिएगा, इसलिए कि हम वहीं चल रहे हैं जहां हमको जाना है, यानी जीरो पॉलिनोमियल और कंस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए इसको हम क्या कहते हैं? अचर। इसको क्या कहते हैं? अचर। ये अचर है, इसमें चर एक्स स्क्वायर। अब बताइए कि ये बहुपद किस चर का बहुपद है? ये बहुपद जो है इसमें चर राशि जो है एक्स का प्रयोग किया गया है। इसमें चर किसका प्रयोग किया गया? एक्स का। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस बहुपद में चर के रूप में एक्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि एक्स चर वाला बहुपद। एक्स चर वाला बहुपद, या कहेंगे कि चर एक्स में एक बहुपद है। ये भी कह सकते हैं कि चर एक्स में एक बहुपद है। ठीक है, अगर इस x के जगह पर अगर हम y लिख देंगे, जैसे 3y + 5 कर दिए, तो इसको हम कहेंगे कि चर y में एक बहुपद है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? चर y में एक बहुपद है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है इन y वेरिएबल। ठीक है, अब इसको हम सूचित कैसे करेंगे? इसको सूचित करने के लिए इसको सूचित कैसे करेंगे? तो इसको सूचित करने के लिए हम इसके पहले px बराबर इतना लिख देते हैं। इसको हम लिखेंगे py बराबर 3y + 5। अब p का मतलब इसका क्या होता है? जब भी हम बीजीय व्यंजक को या पॉलिनोमियल को हम व्यक्त करते हैं तो p लिखते हैं, और इसमें जिस चर का ये बहुपद होता है उसका यहां पर सूचित कर देते हैं, यानी px, यानी x में बहुपद है। ये चर x में एक बहुपद को हम px से दिखाते हैं। y चर में या चर y में एक बहुपद को हम py से दिखाते हैं। इसमें p क्या है और y क्या है? तो p का मतलब हो गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, इसको हम शॉर्टकट में p लिख देते हैं। और y का मतलब हो गया कि y में एक चर y में एक बहुपद है। चर y में एक बहुपद है, यानी y चर वाले एक बहुपद को py से दिखाया जाता है। अब इतना समझ गए कि हम बहुपद को कैसे सूचित करते हैं। अब चलिए हम इसका समझेंगे। दूसरा चीज क्या है? शून्यक। अच्छा, शून्यक से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि कोई भी अगर हम बहुपद लिख देते हैं, यानी कोई भी बहुपद में एक्सप्रेशन लिख देते हैं, तो क्या वो बहुपद होगा? जैसे हमने लिख दिया 3x⁻⁻1 + 5, दूसरा लिख दिया 4√y = 5, 3x + 1/x, या इसको ऐसे नहीं, इसको हम लिख देते हैं 1/x + 5। तो क्या ये तीनों बहुपद कहलाएंगे? ये पॉलिनोमियल है? आपसे यही पूछा जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका सबसे आसान तरीका है,
देखिए, पॉलिनोमियल को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि उस पॉलिनोमियल का पहले हम देखते हैं चर को। पहले क्या देखेंगे? चर, कि इसमें चर कौन सा है, और उसके बाद हम देखते हैं चर का घात। चर का घात दूसरा हो गया। पहले देखेंगे चर। हमको इस अचर राशि से मतलब नहीं है, ये अचर तो फिक्स है, ये तो कोई इससे कोई मतलब नहीं, मतलब हमको चर है। पहले क्या देखेंगे? चर। उसके बाद देखेंगे चर का घात, यानी हर एक पद को देखेंगे। अगर 3 पद वाला हो तो इसमें हर पद के घात को देखेंगे। इसका घात 2 है, इसका घात -1 है, इसका 5 है। अब चर का घात देखेंगे तो इसमें समझिए कि इसका घात 2 है, इसका घात -1 है, इसका घात 0 है। इसमें देख रहे हैं कि इसका घात -1 है, इसमें करनी y है, तो करनी y का घात में अगर हम बदलेंगे तो घातांक के नियम में पढ़े होंगे कि करनी y को तोड़ते हैं तो y का पावर 1/2 होता है। ठीक, तो इसका घात 1/2 हो गया, इसका घात 1/2 हो गया। 1/x का मतलब हो गया 1/x को अगर हम तोड़ते हैं तो x पावर -1 होता है, तो इसका घात -1 हो गया। तो इसमें हम सभी पदों के घात को देख लिया। अब देखेंगे कि घात कैसा होना चाहिए। तो घात, बहुपद का घात, किसका? बहुपद का घात हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो 0 से शुरू करके और गिनती की संख्याएं को मिला देते हैं तो ये होल नंबर कहलाती है। यानी 0 से 1 2 3 4 5 अनंत तक चले जाइए तो ये पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाती है। समझ गए? अगर इसके सिवाय अगर कोई दूसरा घात हो, ऋणात्मक हो, तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर चर का घात अगर होल नंबर के सिवाय दूसरा हो, अगर x का पावर 1/2 हो, या x का पावर -3/2 हो, या x का पावर -4 हो, तो ऐसे पदों को, ऐसे घातांक को हम बहुपद में शामिल नहीं करेंगे। समझ गए? चलिए अब हम शून्य की बात करते हैं। आइए, शून्य किसको कहते हैं? देखिए, शून्य के अलग अलग नाम हैं। शून्यक, शून्य को हम लोग रूट भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं, और 0 भी कहते हैं, यानी शून्य भी कहते हैं। अलग अलग नामों से इसको सूचित किया जाता है। किसी बहुपद का शून्यक, या किसी बहुपद का रूट, या किसी बहुपद का मूल, या किसी बहुपद का 0, या किसी बहुपद का शून्य हम कैसे निकालते हैं? तो चलिए हम एक रैखिक समीकरण को लेते हैं, रैखिक बहुपद लेते हैं। 3x + 5, इसको हमने सूचित कर दिया x, px। x चर है, ठीक है, ये 3 और 5 अचर है। तो अब हम शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? बताइए बताइए कि शून्यक क्या है, शून्यक कहते किसे? तो इसको समझा देता हूं मैं। इसकी परिभाषा एक छोटा सा आपको समझने के लिए बता देता हूं। बहुपद का देखिए, बहुपद का शून्य क्या है? तो बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है जिसमें चर x है, तो चर का एक मान होगा, तो चर का वह मान होता है जिस पर बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए। इस x का ऐसा मान हम निकालेंगे और इसमें रखेंगे कि इस 3x + 5 का पूरा मान 0 आ जाए। बात समझ में आया नहीं आपको? तो चलिए
मैं समझाता हूं इसको बना करके। x का कौन सा ऐसा मान रखिएगा ताकि इसको हल करने पर शून्य आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले ही हम शून्य मान लेते हैं। 3x + 5 का मान शून्य आना चाहिए ना, तो हम पहले इसको शून्य ही मान लेते हैं। इससे हम पता कर लेंगे कि x का कौन सा ऐसा मान होगा जिसको इसमें रखने से इसका मान शून्य आ जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो 0 - 5 हो जाएगा, इधर से 5 उधर जाएगा तो -5, और x का बराबर हो जाएगा -5/3। इसका मतलब है कि x का मान अगर हम -5/3 इसमें रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। रख के देखिए, 3 गुने x का मान रख देंगे -5/3 और प्लस में 5, 3 3 कट गया और -5 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। समझ गए? तो इसी को हम क्या कहते हैं, शून्यक। और इसको हम लिखते हैं p - 5/3 = 0। अब 3x + 5 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे कि p - 5/3 = 0। इसका मतलब कि इसका मान शून्य आ जाएगा। बहुपद का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। तो x का यही मान है -5/3, जो बहुपद 3x + 5 का मान 0 बना देता है। तो x का ये मान -5/3 बहुपद 3x + 5 का शून्य कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब चलिए, अब एक छोटा सा और उदाहरण लेते हैं। देखिए, हम इसमें रैखिक बहुपद को ही लेंगे, दूसरा बहुपद लेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी, लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने ले लिया x + 4, बहुपद का नाम रहेगा px, x + 4। इसमें x का मान क्या रखें ताकि इसका हल 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, x + 4 को ही 0 बना लेते हैं पहले, और x = 0 - 4 = -4, यानी x का मान अगर हम -4 रख देंगे तो इसका मान 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गए? तो ये x का मान -4 इस बहुपद का यानी x + 4 का शून्य कहलाएगा। इतना समझ गया? चलिए, ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। हम ले चल रहे हैं आपको कहाँ, जीरो पॉलिनोमियल और कंस्टेंट पॉलिनोमियल के पास। अब समझ गए? अब देखिए, आपके पास है 4, बहुपद का निर्माण पहले ही बता दिए कि 4 भी एक बहुपद है, -5/2 भी एक बहुपद है, √3 भी एक बहुपद है, और 3x भी एक बहुपद है, 3x + 5 भी बहुपद है, x - 6 भी बहुपद है, 3x² - 4x + 0 मत लिखिए, 8 लिख दीजिए, ये भी एक बहुपद है। इतना समझ गए ना आप? ये सभी बहुपद हैं। अब कहिएगा कि आपको पहले बता दिया कि बहुपद के निर्माण में एक चर और एक अचर का होना जरूरी है। इसमें तो भाई अचर दिख रहा है, चर नहीं है। इसमें अचर दिख रहा है, इसमें अचर दिख रहा है, चर नहीं है। तो बता दिया आपको पहले ही कि इसमें अचर छिपा हुआ है। ऐसी अचर कर रहा हूं यार, सॉरी, चर छिपा हुआ है। ये सभी क्या है, अचर राशि है। इसमें चर छिपा हुआ है, इसलिए इसको हम बहुपद कहेंगे। इसमें चर अचर दोनों दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। इतना समझ गए ना आप? अब देखिए, तो ऐसे बहुपद को कैसे बहुपद को 4 - 5/2 √3, ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, कंस्टेंट बहुपद, कंस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी
अचर बहुपद। समझ में आएगा? समझ में आ गया कि नहीं आपको? इसको कहते हैं कंस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें अचर जो है छिपा हुआ है। अब इसमें कहेंगे कि इसका घात कितना है भाई। जैसे इसमें हर पद का घात है ना, इस पद का घात 2 है, इस पद का घात 1 है, इस पद का घात 0 है, इस पद का घात 0 है, इस पद का घात 1 है, इस पद का घात 1 है, इस पद का घात 0 है। तो इसी तरह इस पद का घात कितना है? तो जैसे इसका घात 0 है उसी तरह इसका भी घात 0 है, इसका भी घात 0 है, इसका भी घात 0 है। अब इसको हम 4x का पावर 0 लिख सकते हैं, 4y का पावर 0 लिख सकते हैं, 4z का पावर 0 लिख सकते हैं। कुछ भी चर लगा करके आप लिख सकते हैं। इसको उसी तरह -5/2 x का पावर 0 लिख सकते हैं, -5/2 y का पावर 0 लिख सकते हैं। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं। यानी कि इस पद का घात क्या है? 0 है। समझ में आ गया? ऐसे बहुपद को हम अचर बहुपद कहते हैं। ये पहली बात ध्यान रखिएगा, अचर बहुपद। अब चलिए इसमें हम सब कुछ बताएंगे। अचर बहुपद का घात कितना होता है, अचर बहुपद का सूत्र क्या है, अचर बहुपद का शून्यक कितना होता है, अचर बहुपद का ये ग्राफ कैसा होता है, यानी सब कुछ बताऊंगा। पहले आप समझिए कि कंस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं। अब चलिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर हम 3x को 3 को हम बहुपद मानते हैं, 3 को क्या मानते हैं? बहुपद। 3x को क्या मानते हैं? बहुपद। सिर्फ एक पद पर हम चर्चा कर रहे हैं, अभी बहुत से पद हम नहीं ले रहे हैं। अब हम कहें कि ये गुणांक जो है, देखिए यहां पर एक आ गया गुणांक। गुणांक को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। गुणांक, ध्यान रखिएगा, शब्द पर ध्यान रखिएगा, तब जाके समझ में आएगा गणित। कोफिशिएंट गुणांक कहते हैं, और गुणांक की जरूरत पड़ती है गुणनखंड करने में। अब थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। जैसे 5xy ये 3 चीजों से मिलकर बना है। एक तो 5 से, x से और y से, ये 3 को गुणा किए हैं तब 5xy बना है। समझ में आया? ये -3x² में हम -3 को गुणा किए हैं x से और फिर x से, तब ये -3x² बना है। और इसमें पूछा जाए कि x² का गुणांक कितना है। देखिए x² का गुणांक, तो x² का गुणांक पूछा जाए तो कहेंगे -3 है। इसमें पूछा जाए कि xy का गुणांक कितना है तो कहेंगे 5 है। और पूछा जाए कि इसमें y का गुणांक कितना है, y का गुणांक, तो y का गुणांक हम कहेंगे कि 5x है। और पूछा जाए कि x का गुणांक कितना है तो x का गुणांक कहा जाए तो 5y कहेंगे। बात समझ में आ रही? इसको हम गुणांक कहते हैं। यानी कि जिस पद को, जिस राशि को छोड़ के पूछा जाए तो बाकी को हम उसका गुणांक कहते हैं। समझ गए? तो ये गुणांक है। अब यहां पर 3 तो स्वतंत्र है भाई, ये 3 क्या है? कांस्टेंट है। इसमें चर जो है छिपा हुआ है, लेकिन इसमें तो चर अचर दोनों दिख रहे हैं। तो इसमें 3x का मतलब है कि x प्लस x प्लस x, यानी कि 3x की है। ठीक है, इतना समझ में आ रही है आपको? या अगर इसको गुणांक के रूप में लिखें तो हम लिखेंगे 3 गुना x, और 3 गुना x का मतलब होता है कि x प्लस x प्लस x। अब पूछा जाए आपसे कि इस x का गुणांक बताइए, जैसे x प्लस x प्लस x लिख दिए, तो इसका मान हो गया हमारा 3x हो गया ना। अब हम पहले तो हमारा 3x था, गुणांक 3 था। अब हम इस गुणांक को अलग अलग गुणांक में तोड़ दिए। अब इस पद का गुणांक कितना है, इस पद का गुणांक कितना है, इस पद का गुणांक कितना है बताइए। इस पद का गुणांक 1 है, इस पद का गुणांक 1 है, और इस पद का भी गुणांक 1 है। ये 1 जो होता है छिपा रहता है।
इसको हम नहीं देंगे तो भी हमें समझना है कि ये एक एक्स है, ये भी एक एक्स है, ये भी एक एक्स है, तो एक 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 मिलके कितना होगा 3x हो गया। अब इसका गुणांक एक है, अगर हम 2x प्लस 2x प्लस 2x करते हैं तो कितना लिखते हैं 2 2 4 2 6x लिखते हैं। लेकिन अगर ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक, ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक, ठीक है, जिसके सभी गुणांक शून्य कर दिया जाए, जिसके सभी गुणांक क्या कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए। देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 0, द्विघात समीकरण है। इसका घात 2 है, इसका घात 1 है और इसका घात 0 है। इसको 0 थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं। चलिए हो गया। इसका भी गुणांक हम 0 बना दिए, इसका भी गुणांक 0 और इसका भी गुणांक 0। तो सबका जब गुणांक 0 हो जाए तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। बात समझ में आ गई। देखिए गुणांक का खेल है, इसमें जीरो पॉलिनोमियल में गुणांक का खेल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में चर का खेल है। इसमें चर छिपा हुआ है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह दिए। और इसमें जो है गुणांक का खेल है, इसमें गुणांक सबका 0 है, इसलिए ऐसे बहुपद को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। और इस सब का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसमें 0 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, इसको भी गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, इसको भी गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, सबका मान 0 आ जाएगा और इसका क्या होगा, शून्य। इसलिए कहता है कि जीरो पॉलिनोमियल में कोई पद नहीं होता है, इसको 0 से सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, 0 से। इसलिए इसको हम लिखते हैं px इजिकल टू 0। जैसे हम बहुपद को लिखने के लिए लिखते हैं ना, px इजिकल टू x प्लस 5, उसी तरह इस बहुपद को यानी जीरो पॉलिनोमियल को हम px इजिकल टू 0 लिखते हैं। इसमें कोई बहुपद, इसमें कोई टर्म नहीं होता, इसमें कोई पद नहीं होता। समझ में आ गया। इसको हम सूचित करने के लिए 0 से सूचित करते हैं। अगर इसी को टर्म मान लिया जाए, इसी को पद मान लिया जाए, तो कह देंगे भाई कि इसमें 0 इसका पद है। बात समझ में आ गई। तो जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ गए। अब हम इसके बारे में और जानते हैं, इसका घात कितना होता है, इसके पद कितने होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, ये सारे चीजों को हम बारी बारी से अब जानेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डेफिनेशन यानी परिभाषा। परिभाषा क्या है कि ए पॉलिनोमियल हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री, ऐसा बहुपद माने जिस बहुपद की इट्स हाईएस्ट डिग्री माने उच्चतम घात इज 0 शून्य हो। ए पॉलिनोमियल हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री माने जिस बहुपद की उच्चतम घात शून्य हो इज 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसे स्थिर या अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है। इट हैज नो वेरिएबल, इसमें कोई चर नहीं होता है। इट हैज नो वेरिएबल ओनली कांस्टेंट, सिर्फ क्या होता है, अचर होता है। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। जिस बहुपद की उच्चतम घात शून्य हो उसे स्थिर या अचर बहुपद कहते हैं। इसमें कोई चर नहीं होता, केवल अचर होता है। आपको उदाहरण लेना हो, अगर आपको उदाहरण लेना हो तो कोई सा भी संख्या लिख दीजिए, जैसे 7 हो गया, 3 हो गया, 100 हो गया, कुछ भी लिख दीजिए। 7 का पावर 2 हो गया, 7 का पावर 2 करेंगे तो 49 हो जाएगा। √7 हो गया, ठीक है, 5 √3 हो गया। ये सभी क्या है, ये
कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के उदाहरण है। तो एग्जांपल भी समझ गए और डेफिनेशन भी समझ गए। अब चलिए जीरो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन भी आपको बता देता हूं। देखिए, ये जीरो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है। ए जीरो पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल वेयर ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर जीरो, यानी सभी चरों का गुणांक जो होता है वह शून्य के बराबर हो, तो ऐसे बहुपद को जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। यानी शून्य बहुपद एक ऐसा बहुपद है जिसमें सभी चर का गुणांक शून्य होता है। समझ में आ गया? ये था डेफिनेशन। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, बस इसका एग्जाम्पल है कि px इजकल टू 0 से हम सूचित करते हैं। चलिए अब हम बारी बारी से समझेंगे क्या क्या इसमें समझना है। आपको हम लिख करके एक चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं बारी बारी से। तो देखिए, हम पहले नंबर दोनों बहुपदों के यानी जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोनों में हम डिग्री को समझेंगे, कोफिशिएंट समझेंगे, फॉर्मूला इसका क्या होता है, ग्राफ इसका कैसा होता है और फंक्शन इसका कैसा होता है। उसके बाद हम इसमें डिफरेंस भी इनके माध्यम से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं डिग्री को। डिग्री का मतलब क्या होता है? घात। जो हिंदी में समझ रहे हैं उनको लिख देता हूं घात। यानी कि पहला नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल का घात कितना होता है। घात तो देखिए, ये तो 5 हो गया, ये -4 हो गया, इसका घात कितना होगा? एक पद का है ना, तो एक एक पद का घात आपको बता दिया। इसका घात कितना होगा? देखिए 5x का पावर 0 होगा, -4x का पावर 0 होगा, तभी तो इसका मान 1 आएगा। किसी भी अगर हम चर को लेंगे तो उसका घात 0 देंगे, तभी उसका मान 1 आएगा, और 1 आएगा तो इस अचर राशि में गुणा करेंगे 1 से, तो यह अचर का अचर ही रह जाएगा, यानी जो मान है वही मान रह जाएगा। यानी 5 है तो यह 5 ही रह जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 5। इसका मतलब कि इस अचर बहुपद का यानी कांस्टेंट बहुपद का घात कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0, 0। ठीक है, 0। समझ गए? अब देखिए, जीरो बहुपद लिए। जीरो बहुपद में अगर हम इसमें 0x² प्लस 0x प्लस 0 कर दिए, इसमें मान लिया जाए कि मेरा x पावर 0 है। अब इसमें हम इसका घात कितना लेंगे? इसका घात कितना होता है? तो देखिए, इसमें कुछ भी घात दे सकते हैं, इसलिए कि इसको जब हम गुणा करेंगे, 0 में x² से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में x से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 0 में x पावर 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, यानी सबका मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस x का मान आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, जो मर्जी ऐसो रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कुछ भी मान रखिएगा और उसके 0 से जब गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? कुछ भी यहां मान रख दीजिए, उसको 0 से गुणा करना ही है, क्योंकि सभी पदों का गुणांक 0 हो जाता है। परिभाषा में आपको बता दिए। तो जब सभी पदों का गुणांक 0 है और इस सभी पदों में चर राशि का घात कुछ भी रख दीजिए, तो उससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका मान 1 रखिए घात को, या 2 रखिए, या 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिए, मान तो 0 ही आएगा ना। तो इसलिए इसका घात जो है ये अपरिभाषित माना जाता है। क्या माना जाता है? अपरिभाषित। यानी इसका कोई परिभाषा नहीं है कि 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, आपकी मर्जी के ऊपर है। इसको मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं। यानी जीरो कांस्टेंट का अगर हम डिग्री माने तो 0 भी मान सकते हैं, 0 भी है, 1 भी है, आपकी मर्जी है, 2 भी मान सकते हैं, कुछ भी मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो अपरिभाषित है।
जो आपकी मर्जी है सो कीजिए, ये अपरिभाषित बता दिया गया। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का घात जो होता है जीरो होता है, और जीरो पॉलिनोमियल का घात भी हम जीरो मानते हैं। ठीक है, चलिए इसको ओरिजिनली हम अपरिभाषित मानते हैं, ये पहला हो गया। अब चलिए गुणांक की बात आती है। गुणांक में क्या होता है? गुणांक में क्या होता है भाई? इसको कोफिशिएंट कहते हैं, यानी गुणांक। तो चार तो खुद गुणांक है, चार तो खुद गुणांक है। इसमें चर राशि जो होती है x पावर 0 होता है, तो इसमें गुणांक क्या होगा? तो चार का गुणांक चार ही हो, गुणांक तो कहेंगे नहीं। इसमें गुणांक वही होता है जो इसका बहुपद होता है, यानी गुणांक इसमें होता नहीं है। अगर 0 हम बहुपद को माने तो इसमें गुणांक शून्य होता है। इसमें गुणांक क्या होता है? शून्य होता है। इसमें कोफिशिएंट शून्य होता है, हर पद का कोफिशिएंट शून्य होता है। ठीक है ना। अब चलिए अगला पद है फार्मूला। फार्मूला इसका क्या है? कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है बताइए। तो कह रहा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का फार्मूला है, फंक्शन हो गया। चलिए अभी फंक्शन भी बता देता हूं। इसका फार्मूला होता है पी एक्स इजकल टू ए। पी एक्स इजकल टू ए होता है। और जीरो पॉलिनोमियल जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है पी एक्स इजकल टू 0। देखिए इसमें होता है पी एक्स इजकल टू ए और इसमें पी एक्स इजकल टू 0। अगर फंक्शन की बात करें तो कोफिशिएंट का फंक्शन होता है एफ एक्स इजकल टू सी, और इसका जो फंक्शन होता है एफ एक्स इजकल टू 0। ठीक है, ये जीरो पॉलिनोमियल का फंक्शन, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है, फलन, जिसको हम क्या कहते हैं? फलन। और ये हो गया फार्मूला। ये क्या हो गया? फार्मूला, सूत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? सूत्र। पी एक्स इजकल टू ए और इसका पी एक्स इजकल टू 0। अब इसमें कहता है पी एक्स इजकल टू ए। अच्छा इसमें पद भी है ना, देखिए इसमें पद छोड़ दिए, टर्म। इसमें टर्म कितने होते हैं दोनों में, ये भी समझना है। हाँ तो देखिए आपको बता दिए, कोफिशिएंट बता दिए, डिग्री बता दिए, फंक्शन भी बता दिए। अब रह गया ग्राफ और टर्म और शून्यक। अब इसमें देखिए पी एक्स इजकल टू ए है ना, पी एक्स इजकल टू ए। इसमें ए का मान जो है कभी बदलता नहीं है। इसमें ए का मान कभी नहीं बदलता है, इसलिए कि फंक्शन इसका क्या लिखता है? सी, एफ एक्स इजकल टू सी, यानी कांस्टेंट रहेगा। इसलिए कि इसमें जो चर है, इसमें जो चर है ये चर नहीं होता है, इसलिए कि इसका पावर 0 होता है। तो 0 होता है तो इस चर गायब हो जाता है। अब इसमें x का वैल्यू, अगर x इजकल टू है ना, पी एक्स इजकल टू ए इंटू एक्स पावर 0। अब x का मान कुछ भी बदलते रहिए, x का मान इनपुट, x का हम इनपुट देंगे ना। p का मान अगर हम 2 रख देते हैं, p का मान अगर 2 रख देते हैं तो a 2 का पावर 0 गुणा हो जाएगा, तो a गुणा 1 इजकल टू a ही आएगा। p का मान अगर हम 3 रख देते हैं तो a गुणा 3 का पावर 0 इजकल टू a गुणा 1 इजकल टू a ही आएगा। समझ रहे हैं बात समझिएगा, तब समझ में आएगा अच्छी तरह से क्या हम बता रहे हैं। देखिए 3 रखे तो भी इसका मान a ही आएगा, यानी इनपुट आप कुछ भी दीजिए, x का मान इनपुट के रूप में आप कुछ भी दीजिए, आउटपुट हमेशा a ही आएगा। अगर पी एक्स इजकल टू 5 है तो x का इनपुट कुछ भी आप देते रहिए, ये हमेशा वैल्यू 5 ही आएगा। अब जैसे p का मान दे दिए 2, तो क्या होगा? 5 गुणा x का मान 0 है ना, x का पावर 0 है, तो 5 गुणा 2 का पावर 0 करेंगे तो 5 गुणा 2 का पावर 0 का मान 1 होगा, तो 5 गुणा 1 5 होगा। यानी इनपुट आप कुछ भी दीजिए, आउटपुट हमेशा 5 ही आएगा। बात समझ में आएगा? तो ये है
इसमें क्या है कि इसमें x का वैल्यू जो है, इसमें समझा देते हैं आपको, ये कंस्टेंट पॉलिनोमियल पर समझिए। अब जीरो पॉलिनोमियल पर समझिए कि px इजिकल टू 0, x का पावर आप कुछ भी दीजिए, 1 दीजिए या 2 दीजिए या 3 दीजिए या 4 दीजिए या 5 दीजिए, कुछ भी दीजिए, ठीक है। तो इसका मान कोई दिक्कत नहीं, 0 ही आएगा, इसका मान 0 ही आएगा। इसलिए इसका घात जो है ना, इसका घात जो है अलग अलग हो जाता है। मान तो हमेशा 0 ही आएगा, लेकिन घात की जब हम बात करते हैं डिग्री की, तो वहां पर फर्क हो जाता है। शून्य की बात करेंगे तो उसका फर्क हो जाता है। घात आपको बता ही दिए कि इसका घात हमेशा 1 होता है और इसका घात जो होता है अपरिभाषित होता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहां बताए हैं। अब इसमें चलते हैं, हम समझ लेते हैं पद। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पद। इसमें कितने पद होते हैं, आइए हमने एक ले लिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5, और शून्यक में तो क्या होता है 0 + 0 + 0 + 0, यानी जितने भी पद हैं उन सभी पदों का मान 0 ही आएगा, और जोड़ेंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। तो इसमें कोई पद नहीं होता है। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में पद जो होते हैं, टर्म जो होता है, केवल एक पद होता है, केवल एक पद। जैसे 5 है, इसमें केवल एक पद होगा। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल में कोई पद नहीं होता, कोई पद नहीं होता। जीरो क्या है, कोई पद तो है, वो तो जीरो सूचित करने के लिए दिया जाता है, वो पद नहीं है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में केवल एक पद होता है, जीरो पॉलिनोमियल में कोई पद नहीं होता है। पद भी समझ लिया आप। अब चलिए शून्यक की बात करते हैं। शून्यक आपको पहले ही बता दिए हैं कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो शून्य की बात करते हैं। कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट में शून्य कितने होते हैं, और जीरो पॉलिनोमियल में शून्य कितना होता है। जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में शून्य कितना होगा। तो अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, कोई शून्यक नहीं होता है। अब इसमें शून्य लाने का कोई रास्ता है, बताइए। 5x का पावर 0 है। अब इसमें हम इसको मान लेते हैं कि 5 × x पावर 0 का मान 1। तो इसमें तो अचर होता ही नहीं। जब अचर होता ही नहीं है तो हम शून्य कहां से ज्ञात करेंगे। शून्य रहेगा तभी तो हम ज्ञात करेंगे। जैसे 5x रहे तो हम कहेंगे कि भाई 5x = 0 मान लेंगे, तो x = 0/5 कर देंगे, यानी 0, यानी 5x का शून्यक 0 होगा। 5 में 0 से गुणा कर देंगे, 0 आ जाएगा। लेकिन इसमें तो शून्यक होता ही, इसमें तो चर होता ही नहीं है। चर का मान सीधा कह दिया जाता है कि x⁻0 = 1 होता है, और 1 में 5 से गुणा करते हैं तो 5 आता है। तो इसलिए इसका कोई शून्यक नहीं होता है। बात समझ गए। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई शून्यक नहीं होता है। अब चले जीरो पॉलिनोमियल का। जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि 0x का पावर आप घात में कुछ भी रख सकते हैं, घात का पावर n, और n बराबर आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो x का मान बदलते रहेगा। कोई भी आप वास्तविक संख्या इसका ले सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या आप ले सकते हैं। समझ में आ गया। 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। रियल नंबर में तो सब आता है ना, निगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा, प्लस में 0 भी आएगा, तीनों आता है। यानी 0 के आगे और 0 के पीछे, ये सभी रियल नंबर आते हैं। वास्तविक संख्या, संख्या x को मानना था। x क्या होगा, रियल नंबर होगा। x क्या होगा, रियल नंबर होगा। और n क्या होगा, ये कोई प्राकृतिक संख्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस यहां रियल नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, तो कुछ भी लीजिए, इसका मान तो 0 ही आएगा।
इसलिए इसका शून्यक जो होता है, वास्तविक संख्या इसका शून्यक होता है। x का मान आप -2 रखिए या -3 रखिए या 0 रखिए या 1 रखिए या 2 रखिए या 3 रखिए, कोई भी वास्तविक संख्या इसका शून्यक हो सकता है। इसलिए शून्य बहुपद के लिए प्रत्येक वास्तविक संख्या, जीरो पॉलिनोमियल के लिए प्रत्येक वास्तविक संख्या इसका शून्यक होती है। समझ में आ गया? प्रत्येक वास्तविक संख्या इसका शून्यक होगा। जीरो पॉलिनोमियल का प्रत्येक वास्तविक संख्या इसका शून्यक होगा। लिख देते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्यक होगी। ठीक है, तो ये हो गए शून्यक टर्म, आप समझ लिए। अब चलते हैं ग्राफ। चलिए भाई ग्राफ समझ लेते हैं। अब ग्राफ आप खींचे हैं, ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर आप ग्राफ खींचते हैं, उसमें एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस। समझ गए? ये शून्य होता है। तो कहता है कंस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी 5, -5, -3, -2, 6 कुछ भी होगा, यानी कि y का मान जो होगा वो 5 होगा। इस पर जाएंगे हम, अगर 5 होगा तो ऊपर जाएंगे। यहां मान लीजिए कि 5 है तो इसका ग्राफ होगा ऐसे। ठीक है, अगर माइनस में जाना है तो नीचे आएंगे, इसका ग्राफ होगा ऐसे। ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल इसका ग्राफ होता है। कंस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी एक्स अक्ष के समानांतर, या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। अगर ऋणात्मक होगा तो नीचे होगा, अगर धनात्मक होगा तो ऊपर होगा, यानी एक्स अक्ष के समानांतर होगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि कोई तो संख्या ही होगी ना, 5 होगा, -5 होगा, तो y का मान वही होगा। एक्स इसका तो 0 होता है। चलिए, अब जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है? इसका वैल्यू तो सीधा सीधा 0 होता है, तो ये 0 0 पर ही जाके गिरेगा। इसका मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस ही होता है। इसका ग्राफ क्या होता है? एक्स एक्सिस पर ही इसका ग्राफ होता है। ग्राफ न ऊपर न नीचे न दाएं न बाएं, इसका एक्स एक्सिस पर ही ग्राफ होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस ही होता है। ये था आपको कंस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल के बारे में डिग्री, कोफिशिएंट, फार्मूला, ग्राफ, फंक्शन, टर्म, शून्यक, सारा चीज बता दिए। अब इसके बाद हम वीडियो जो ले आएंगे उसमें ले आएंगे बेसिक में बताएंगे कि एक पॉलिनोमियल कैसे तैयार करते हैं, बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे तैयार करते हैं। उसके बाद हम उसका डेफिनेशन बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे उसका टाइप, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर यानी डिग्री के आधार पर, और टर्म के आधार पर यानी पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हम एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, एक चर वाला बहुपद किसे कहते हैं। उसमें होता है ना एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद। इसके बाद इसी तरह बदलता है युगपत समीकरण क्या है, उसी में है, 10वीं कक्षा में है पढ़ने के लिए। तो इन सभी चीजों को मैं अगली वीडियो में ले आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए अगर उपयोगी सिद्ध हो रहा हो, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सभी दोनों क्या है,
फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमको तो ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत मुश्किल से कंटेंट जुटाए, इसको बहुत मेहनत से हमने अपलोड किया, लेकिन आपको कोई मेहनत नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है आपको लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।